आज हम पढ़ेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का वो सेक्शन जो पूरे एक्ट की बाउंड्री लाइन खींचता है, सेक्शन 4। ये सेक्शन बताता है कि एसआरए किन मामलों पर अप्लाई होगा और किन पर नहीं। अगर तुमने ये सेक्शन ठीक से नहीं पढ़ा तो एग्जाम में ऐसे एमसीक्यूज आएंगे जहां तुम कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन एक सिविल लुकिंग सिचुएशन देगा जो असल में पीनल है और तुम गलत आंसर चुन लोगे। तो ध्यान से सुनो, ये सेक्शन छोटा है लेकिन बहुत शार्प है। सेक्शन 4 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का टेक्स्ट है, द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट except those relating to arbitration shall apply to civil cases only and not to penal cases। बस इतना ही, एक लाइन, लेकिन इस एक लाइन में पूरे एक्ट की जुरिस्डिक्शन छुपी है, तो इसे ब्रेक करते हैं। सबसे पहले एक्ट अप्लाई होता है सिविल केसेस पर, पीनल केसेस पर नहीं। ये लिमिटेशन है एसआरए की। एसआरए ने खुद को रिस्ट्रिक्ट किया है, ये बोला कि मैं सिर्फ सिविल राइट्स एनफोर्स करूंगा, पनिशमेंट देने का काम मेरा नहीं है। अब सिविल राइट्स क्या होता है? सिविल राइट वो राइट है जो किसी व्यक्ति को लॉ के अंडर मिलता है और जिसका एनफोर्समेंट सिविल कोर्ट के थ्रू होता है, जैसे प्रॉपर्टी पर ओनरशिप का राइट, कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मेंस का राइट, किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन का राइट। इन सब राइट्स को एनफोर्स करवाने के लिए तुम एसआरए का यूज करते हो। अब पीनल लॉ क्या होता है? पीनल लॉ वो लॉ है जो किसी एक्ट को क्राइम डिक्लेयर करता है और उस पर पनिशमेंट प्रिस्क्राइब करता है, जैसे इंडियन पीनल कोड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, एनडीपीएस एक्ट। ये सब पीनल लॉज हैं। इनका एनफोर्समेंट क्रिमिनल कोर्ट्स करती हैं, सिविल कोर्ट्स नहीं। अब यहाँ एक बहुत कॉमन मिस्टेक होती है। स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर किसी सिचुएशन में सिविल और क्रिमिनल दोनों एस्पेक्ट्स हों तो एसआरए दोनों पर अप्लाई होगा। ये बिल्कुल गलत है। एसआरए केवल उस हिस्से पर अप्लाई होगा जो स्ट्रिक्टली सिविल है। क्रिमिनल हिस्से को तुम्हें क्रिमिनल कोर्ट में ले जाना होगा। एग्जाम्पल लो, मान लो किसी ने तुम्हारी प्रॉपर्टी पर रॉन्गफुली कब्जा किया और साथ ही उसने ट्रेसपास भी किया, जो आईपीसी अंडर ऑफेंस है। अब तुम सिविल कोर्ट में जाकर एसआरए के अंडर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या रिकवरी ऑफ पोजेशन मांग सकते हो, ये सिविल रेमेडी है। लेकिन ट्रेसपास के लिए पनिशमेंट चाहिए, वो क्रिमिनल कोर्ट में जाओ, एसआरए वहां नहीं जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एसआरए एक रेमेडियल स्टैट्यूट है, प्यूनिटिव नहीं। रेमेडियल का मतलब है ये राइट्स को रिस्टोर करता है, पनिश नहीं। जब कोर्ट किसी को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का डिक्री देती है तो वो किसी को सजा नहीं दे रही, वो बस एक सिविल ऑब्लिगेशन को एनफोर्स कर रही है। अब सेक्शन 4 में एक एक्सेप्शन भी है जो स्टूडेंट्स अक्सर मिस करते हैं, एक्सेप्ट दोज रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन। मतलब एसआरए की जो प्रोविजंस आर्बिट्रेशन से रिलेटेड हैं वो इस सिविल पीनल डिस्टिंक्शन से ऊपर हैं। हालांकि ये एक्सेप्शन आज प्रैक्टिकली कम रिलेवेंट है, क्योंकि आर्बिट्रेशन अब आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट 1996 के अंडर हैंडल होता है। लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि सेक्शन 4 में कोई एक्सेप्शन है या नहीं, आंसर है हाँ, आर्बिट्रेशन प्रोविजंस एक्सेप्शन है। तो अब एक क्वेश्चन, क्या एसआरए किसी ऐसे राइट को एनफोर्स कर सकता है जो स्टैट्यूट द्वारा दिया गया है लेकिन जिसकी रेमेडी क्रिमिनल कोर्ट में है? नहीं। अगर रेमेडी क्रिमिनल कोर्ट में है तो वो राइट एसेंशियली पीनल डोमेन में है। एसआरए वहां अप्लाई नहीं होगा, चाहे राइट किसी भी स्टैट्यूट से क्यों ना आए। ये डिस्टिंक्शन, सिविल राइट्स वर्सेस पीनल लॉज, पूरे एसआरए की फिलोसॉफिकल फाउंडेशन है। एक्ट ये मानता है कि सिविल ऑब्लिगेशंस और क्रिमिनल लाइबिलिटी दो अलग अलग दुनिया हैं। एसआरए की जुरिस्डिक्शन उसी दुनिया तक है जहां राइट्स हैं, ऑब्लिगेशंस हैं और उनका पीसफुल एनफोर्समेंट है। अब हम एसआरए की स्कोप लिमिटेशन को और डीपली देखते हैं। सेक्शन 4 ने बाउंड्री खींच दी, सिविल ओनली, लेकिन ये बाउंड्री प्रैक्टिकली कहाँ-कहाँ काम आती है? कौन से मामले एसआरए के अंदर आते हैं और कौन से बाहर, ये समझना एग्जाम के लिए क्रिटिकल है। एसआरए किन सिविल राइट्स को एनफोर्स करता है? देखो, एसआरए 1963 मूल रूप से 3 प्रकार की स्पेसिफिक सिविल रिलीफ्स देता है। एक, रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी वापस दिलाना, चाहे मूवेबल हो या इमूवेबल। दूसरा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी किसी कॉन्ट्रैक्ट को उसी तरह परफॉर्म करवाना जैसा अग्री हुआ था, मेयर डैमेजेस की जगह। तीसरा, रेक्टिफिकेशन, कैंसलेशन या रिसेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, यानी डॉक्यूमेंट्स को करेक्ट करना, कैंसिल करना या कॉन्ट्रैक्ट से मुक्त करना। चौथा, डिक्लेरेटरी रिलीफ, यानी कोर्ट से डिक्लेरेशन लेना कि तुम्हारा कोई पर्टिकुलर राइट एग्जिस्ट करता है। पांचवां, इंजंक्शंस, यानी किसी को कोई काम करने से रोकना या कुछ करने के लिए फोर्स करना। ये सब प्योरली सिविल रिलीफ्स हैं। इन सब का उद्देश्य है राइट को इन्फोर्स करना, पनिश नहीं करना।
अब एसआरई किन मामलों पर अप्लाई नहीं होता? यहाँ ध्यान से सुनो क्योंकि यही एग्जाम में ट्रैप बनता है। पहला, जहाँ रिलीफ मांगी जा रही है वो एसेंशियली प्यूनिटिव है, मतलब अगर कोई रेमेडी का असली मकसद किसी को सज़ा देना है, उसे दंडित करना है, तो एसआरए वहाँ नहीं जाएगा, भले ही वो सिविल कोर्ट में फाइल हो। दूसरा, जहाँ राइट इटसेल्फ किसी पीनल स्टैट्यूट से अराइज करता है, मतलब अगर राइट का सोर्स ही कोई क्रिमिनल लॉ है तो उसे एसआरए के थ्रू इन्फोर्स नहीं कर सकते। तीसरा, इलेक्शन मैटर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलेक्शन राइट्स प्राइमरीली रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर आते हैं और इलेक्शन डिस्प्यूट्स की ओन जुरिस्डिक्शन है। एसआरए इन पर डायरेक्टली अप्लाई नहीं होता। चौथा, फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट। अगर तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है तो रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के अंडर है। एसआरए वहाँ रेलेवेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, एसआरए की सिविल रेमेडी नहीं। पांचवां, पब्लिक लॉ ऑब्लिगेशंस। अगर कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी स्टैट्यूटरी ड्यूटी नहीं निभा रही तो रेमेडी रिट जुरिस्डिक्शन में है, एसआरए में नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट नुआंस, एसआरए 1963 की सेक्शन 14 भी सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट्स को स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल नहीं मानती, लेकिन ये स्कोप का लिमिटेशन नहीं है, ये उन कॉन्ट्रैक्ट्स की विशेषता है जो बाय नेचर स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं हो सकते। सेक्शन 4 का लिमिटेशन अलग है, वो जुरिस्डिक्शन का लिमिटेशन है। सेक्शन 4 कहता है पीनल मैटर्स आउटसाइड आर टेरिटरी हैं। सेक्शन 14 कहता है कुछ सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स नहीं होंगे। दोनों को मिक्स मत करो। एक और इंपॉर्टेंट एंगल, एसआरए अप्लाई होगा या नहीं ये डिसाइड होता है राइट की नेचर से, रेमेडी की नेचर से। अगर प्लेंटिफ एक सिविल राइट क्लेम कर रहा है, सिविल कोर्ट में जा रहा है और सिविल रिलीफ मांग रहा है, एसआरए एप्लीकेबल है। अगर मैटर एसेंशियली प्यूनिटिव है या पीनल स्टैट्यूट पर बेस्ड है, एसआरए आउट है। यहाँ एक कॉमन एग्जाम ट्रैप है। कभी कभी एक ही फैक्ट सिचुएशन में सिविल और पीनल दोनों एक्शंस पॉसिबल होते हैं। जैसे चेक डिसऑनर के केस में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की सेक्शन 138 अंडर क्रिमिनल कंप्लेंट भी हो सकती है और कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस या डैमेजेस के लिए सिविल सूट भी हो सकता है। दोनों पैरेलल चल सकते हैं। एसआरए सिविल सूट में रेलेवेंट होगा, क्रिमिनल कंप्लेंट में नहीं। तो एक क्वेश्चन, क्या एक प्लेंटिफ एक साथ सिविल कोर्ट में एसआरए के अंडर रिलीफ और क्रिमिनल कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि सिविल और क्रिमिनल रेमेडीज इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को बार नहीं करते जब तक कि कोई स्पेसिफिक स्टैट्यूट ऐसा ना कहे। ये कंकरेंट रेमेडीज का प्रिंसिपल है। ये स्कोप लिमिटेशन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन को डिफाइन करती है। सिविल कोर्ट तब तक एसआरए इन्वोक कर सकती है जब तक मैटर सिविल डोमेन में है। अब हम कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स देखते हैं, वो सिचुएशंस जो एसआरए के बाहर हैं। यही वो एरिया है जहां से सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि एग्जामिनर तुम्हें कंफ्यूज करना चाहता है। एक ऐसी सिचुएशन देगा जो पार्टली सिविल लगती है लेकिन असल में या तो पीनल है या एसआरए की जुरिस्डिक्शन से बाहर है। एग्जाम्पल 1, एनफोर्समेंट ऑफ अ पीनल बॉन्ड या फॉरफीचर क्लॉज। मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज है कि अगर पार्टी एक्स पार्टी वाई के साथ compete करे तो उसे 10 लाख रुपीस पेनल्टी देनी होगी। अब ये क्लॉज एक पेनल्टी है, ना कि जेन्युइन प्री एस्टिमेट ऑफ डैमेजेस। अगर ये एसेंशियली प्यूनिटिव है तो इसे एसआरए के अंडर स्पेसिफिकली एनफोर्स करना पॉसिबल नहीं होगा, ये पीनल इन नेचर है। लेकिन अगर ये जेन्युइन लिक्विडेटेड डैमेजेस है, सिविल ऑब्लिगेशन, तो एनफोर्सेबल हो सकता है। डिस्टिंक्शन है पीनल वर्सेस कंपेंसेटरी। एग्जाम्पल 2, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक क्रिमिनल मैटर है। सिविल कंटेम्प्ट भी अल्टीमेटली कोर्ट की अथॉरिटी को इन्फोर्स करने का मैकेनिज्म है और इसकी पनिशमेंट हो सकती है। ये एसआरए की जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। कंटेम्प्ट का अपना प्रोसीजर है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971 के अंडर। एग्जाम्पल 3, मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। सीआरपीसी की सेक्शन 125 अब बीएनएसएस की सेक्शन 144 के अंडर मेंटेनेंस मांगना ये क्रिमिनल कोर्ट में होता है। इसे एसआरए के अंडर इन्फोर्स नहीं किया जा सकता। हालांकि मेंटेनेंस इटसेल्फ एक सिविल ऑब्लिगेशन है, लेकिन जब इसे क्रिमिनल कोर्ट के थ्रू मांगा जाए तो वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, एसआरए वहां नहीं जाता। एग्जाम्पल 4, प्रोसिक्यूशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक सिविल रॉन्ग है टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट लॉ में, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्रिमिनल भी हो सकती है, जैसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आईपीसी की सेक्शन 405। इस केस में एसआरए केवल सिविल एस्पेक्ट हैंडल करेगा, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन एसआरए से इंडिपेंडेंट होगी। एग्जाम्पल 5, रिकवरी ऑफ फाइन या पेनल्टी इम्पोज्ड बाय कोर्ट।
अगर कोई कोर्ट ने किसी पर फाइन इम्पोज किया और वो फाइन रिकवर करना है, ये क्रिमिनल या पीनल एग्जीक्यूशन है, ये एसआरए के स्कोप में नहीं है। एग्जाम्पल 6, एनफोर्समेंट ऑफ इलेक्शन प्रोमिसेस। अगर कोई कैंडिडेट ने वोटर्स से प्रॉमिस किया कि जीतने पर वो रोड बनवाएगा, क्या कोई वोटर एसआरए के अंडर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इलेक्शन प्रॉमिसेस लीगली एनफोर्सेबल नहीं होते और इलेक्शन मैटर्स एसआरए की जुरिस्डिक्शन से बाहर हैं। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ट्रैप। क्या एसआरए के अंडर इंजंक्शन मांगा जा सकता है किसी को क्रिमिनल एक्ट करने से रोकने के लिए? ये ट्रिकी है। जनरली सिविल इंजंक्शन क्रिमिनल एक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए नहीं दी जाती, क्योंकि क्रिमिनल एक्ट्स को रोकना पुलिस और क्रिमिनल कोर्ट्स का काम है, सिविल कोर्ट का नहीं। लेकिन अगर वो एक्ट सिविल राइट का भी वायलेशन है, जैसे ट्रेसपास, तो सिविल इंजंक्शन पॉसिबल है। फाइन लाइन है। इंजंक्शन सिविल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए है, क्रिमिनल लॉ इन्फोर्स करने के लिए नहीं। एग्जाम्पल 7, सर्विस मैटर्स इन्वॉल्विंग डिसमिसल। अगर कोई एम्प्लॉय को सर्विस से डिसमिस किया गया और डिसमिसल ऑर्डर एसेंशियली पीनल है, यानी मेजर पेनल्टी ऑर्डर है, तो जनरली सिविल कोर्ट में एसआरए के अंडर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं मांगी जा सकती। सर्विस मैटर्स के लिए सर्विस ट्राइब्यूनल्स या हाई कोर्ट रिट जुरिस्डिक्शन है। ये एक इंपॉर्टेंट एक्सक्लूजन है। एग्जाम्पल 8, डिक्लेरेटरी सूट अबाउट क्रिमिनल लाइबिलिटी। क्या कोई एसआरए के अंडर डिक्लेरेशन मांग सकता है कि उसने कोई क्राइम नहीं किया? नहीं। क्रिमिनल लाइबिलिटी या इनोसेंस डिसाइड करना क्रिमिनल कोर्ट का काम है। सिविल कोर्ट सेक्शन 34 के अंडर डिक्लेरेशन दे सकती है केवल सिविल राइट्स के बारे में। तो पैटर्न याद रखो, जब भी क्वेश्चन में पनिशमेंट, फाइन, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, पीनल स्टैट्यूट या क्रिमिनल कोर्ट का एंगल हो, एसआरए आउट। जब सिविल राइट, सिविल ऑब्लिगेशन, सिविल कोर्ट, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इंजंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ सिविल राइट, एसआरए इन। एक क्वेश्चन, अगर कोई बेनामी ट्रांजैक्शन चैलेंज करना चाहे, एसआरए एप्लीकेबल होगा? बेनामी ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिशन एक्ट के अंडर प्रोसीडिंग्स अलग अथॉरिटी के सामने होती हैं। सिविल राइट्स रिलेटेड टू बेनामी प्रॉपर्टी एसआरए एप्लीकेबल हो सकता है फॉर सम एस्पेक्ट्स, लेकिन प्रोहिबिशन एंड फॉरफीचर, पीनल, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये एक स्प्लिट एप्लीकेबिलिटी का क्लासिक एग्जाम्पल है। अब केस लॉ देखते हैं। ये सेक्शन एग्जाम में डायरेक्टली आता है, खासकर जुडिशरी एग्जाम्स में, जहां केस नेम्स पूछे जाते हैं। सरदार गोविंदराव महादिक वर्सेस देवी सहाय, AIR 1982, SC 989। ये सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क केस है जो सेक्शन 4 को एक्सप्लेन करता है। इस केस में ये एस्टैब्लिश हुआ कि एसआरए केवल सिविल राइट्स को एनफोर्स करता है। कोर्ट ने क्लियरली कहा कि एसआरए का पर्पस सिविल ऑब्लिगेशंस को एनफोर्स करवाना है, किसी को पनिश करना नहीं। अगर रिलीफ मांगी जा रही है जो एसेंशियली प्यूनिटिव कैरेक्टर की है, तो सिविल कोर्ट वो रिलीफ एसआरए के अंडर नहीं दे सकती। केदारनाथ वर्सेस रामलाल। इस केस में ये इशू था कि क्या सिविल कोर्ट एसआरए के अंडर ऐसी रिलीफ दे सकती है जो क्रिमिनल स्टैट्यूट के इन्फोर्समेंट के समान हो। कोर्ट ने कहा नहीं, सिविल कोर्ट की एसआरए जुरिस्डिक्शन स्ट्रिक्टली सिविल राइट्स तक कन्फाइंड है। मोहम्मद असलम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में ये देखा गया कि इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स और फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट के मामले में एसआरए की नो रोल है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और इलेक्टोरल रेमेडीज अलग डोमेन है। बी बैनर्जी वर्सेस अनीता पान, AIR 1975, SC 1146। ये केस सिविल और पीनल डिस्टिंक्शन को प्रैक्टिकली इलस्ट्रेट करता है। ये केस मेनली टेनेंसी रिलेटेड था। कोर्ट ने डिस्टिंग्विश किया कि टेनेंसी राइट्स सिविल राइट्स हैं और एसआरए एप्लीकेबल है, जबकि अनलॉफुल इविक्शन के क्रिमिनल एस्पेक्ट्स अलग फ्रॉम प्रोसीडिंग्स होंगे। स्टेट ऑफ बिहार वर्सेस धीरेंद्र कुमार। इस केस में सर्विस लॉ और एसआरए की लिमिटेशन डिस्कस हुई। कोर्ट ने कहा कि वह डिसमिसल ऑर्डर इज अ मेजर पेनल्टी, इट इज पीनल इन नेचर, सिविल कोर्ट कैनॉट ग्रांट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट अंडर एसआरए। अब PYQs और इम्पॉर्टेंट MCQs। प्रश्न 1, सेक्शन 4 ऑफ एसआरए 1963 provides that the act shall apply to A. both civil and criminal cases, B. civil cases only, C. criminal cases only, D. cases before tribunals. उत्तर B. civil cases only. प्रश्न 2, the exception to the rule in section 4 of SRA 1963 is related to A. election disputes, B. arbitration, C. fundamental rights, D. service matters. उत्तर B. arbitration. प्रश्न 3, a plaintiff files a suit under SRA for specific performance of a contract and simultaneously files a criminal complaint for the same transaction. Which statement is correct?
A. Criminal complaint bars the civil suit. B. Civil suit bars the criminal complaint. C. Both can proceed simultaneously. D. SRA does not allow filing of civil suit if criminal complaint is filed. उत्तर C. Both can proceed simultaneously. Civil और criminal remedies concurrent है. प्रश्न 4. Which of the following is outside the scope of SRA 1963? A. Recovery of possession of immovable property. B. Specific performance of contract to sell land. C. Enforcement of a fine imposed by a criminal court. D. Rectification of a written instrument. उत्तर C. Enforcement of a fine imposed by a criminal court. ये penal matter है. प्रश्न 5. Civil court under SRA can grant injunction to A. Punish a party for committing a crime. B. Enforce a criminal statute. C. Protect a civil right from being violated. D. Initiate contempt proceedings. उत्तर C. Protect a civil right from being violated. प्रश्न 6. In Sardar Govindrao Mahadik versus Devi Sahai, the Supreme Court held that A. Can be used for punitive purposes. B. Applies to enforce civil obligations only, not to punish. C. Has unlimited jurisdiction. D. Can override criminal proceedings. उत्तर B. Applies to enforce civil obligations only, not to punish. प्रश्न 7. An employee dismissed from service on grounds of major penalty approaches civil court for specific performance of his service contract under SRA. The suit is A. Maintainable because service contract is a civil matter. B. Not maintainable because dismissal on major penalty has penal character. C. Maintainable if the employee was a government servant. D. Not maintainable only in High Court. उत्तर B. Not maintainable because dismissal order carrying major penalty has penal character. Civil court under SRA cannot entertain it. प्रश्न 8. Section 4 of SRA 1963 corresponds to which section of the Old Specific Relief Act 1877? A. Section 2. B. Section 3. C. Section 4. D. Section 5. उत्तर C. सेक्शन 4. ये प्रोविजन ओल्ड एक्ट में भी सेक्शन 4 ही था. बेसिक स्ट्रक्चर सेम रहा. प्रश्न 9. Which relief cannot be granted by a civil court under SRA? A. Injunction to protect possession of property. B. Declaration of title of property. C. Recovery of penalty imposed by IPC. D. Cancellation of a void instrument. उत्तर C. Recovery of penalty imposed by IPC. ये penal law का enforcement है. प्रश्न 10. The fundamental purpose of Section 4 SRA is A. To extend jurisdiction of civil courts. B. To define that SRA is a remedial and not punitive statute. C. To merge civil and criminal jurisdiction. D. To give courts power to punish contract. उत्तर B. To define that SRA is a remedial and not punitive statute. यही Section 4 का core message है. ये सेक्शन कंप्लीट हुआ. सेक्शन 4 का एसेंस याद रखो. SRA सिविल राइट्स की दुनिया में रहता है, पीनल लॉज की दुनिया में कदम नहीं रखता. जब भी एग्जाम में कंफ्यूजन हो, पूछो क्या ये सिविल राइट है, क्या सिविल कोर्ट इसे एनफोर्स कर रही है. अगर हाँ, SRA. अगर पनिशमेंट, फाइन, क्रिमिनल स्टैट्यूट, SRA आउट.